अध्याय 4 आर्थिक और सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास 800 से 1200 ईस्वी। आर्थिक और सामाजिक जीवन तथा धार्मिक और सांस्कृतिक विकास क्रम के अध्ययन के लिए उत्तर और दक्षिण पूरे देश पर ध्यान तो दिया जाना चाहिए, मगर क्षेत्रीय विविधताओं को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। 8वीं से 12वीं सदी के काल में हमें निरंतरता के तत्व तो मिलते हैं, लेकिन इस काल की अपनी विशिष्टताएं हैं, जिनके कारण यह काल अपने पूर्ववर्ती कालों से अलग दिखाई देता है। व्यापार और वाणिज्य। इस काल में देश की आर्थिक स्थिति, विशेषकर व्यापार और वाणिज्य की स्थिति, इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय है। कुछ इतिहासकार इसे विदेशी व्यापार तथा देश के अंदर लंबी दूरी का व्यापार दोनों के लिए जड़ता, पतन और हिरास का काल, नगरों के पतन का काल तथा स्थानीयता और क्षेत्रवाद में वृद्धि का काल मानते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात समेत उत्तर भारत में स्वर्ण मुद्राओं का लगभग पूरा अभाव इसका प्रमाण माना जाता है। किंतु कुछ अन्य विद्वान इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भारत के कुछ भागों में सोने और चांदी की मुद्राओं का अभाव अर्थव्यवस्था के विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन, लंबी दूरी के घरेलू व्यापार का पतन तथा स्थानीयता के बढ़ने का सूचक था। यहाँ इन सभी बातों की विस्तार से छानबीन संभव नहीं है। इतना ही कहना काफी होगा कि रोमन साम्राज्य के पतन ने पश्चिम के साथ भारत के व्यापार पर गंभीर प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि बाद के काल में दो नए साम्राज्य उठ खड़े हुए। कुस्तुनतुनिया में आधारित बैजंतीनी साम्राज्य और ईरान का सासानी साम्राज्य। ये दोनों भारत और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ व्यापार में गहरी दिलचस्पी रखते थे। 7वीं सदी में अरब साम्राज्य के उदय के बाद, जैसा कि कहा जा चुका है, अरबों ने पश्चिम के व्यापार का प्रसार भारत के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ किया। यह मानने का कोई कारण नहीं कि इस विस्तारित व्यापार से भारतीय व्यापारी बाहर कर दिए गए। इस तरह व्यापार का रुख भारत के अनुकूल होने के कारण यहाँ सोने और चांदी का आना जारी रहा। यही कारण था कि भारत को सोने और चांदी से भरा देश माना जाता रहा, और इस कारण यहाँ आक्रमण और व्यापार के लिए विदेशियों के आकर्षण का केंद्र भी यह बना रहा। सोने चांदी का उपयोग मंदिरों और महलों की सजावट के लिए या गहने बनवाने के लिए किया जाता रहा, और भविष्य में उपयोग के लिए उन्हें गड़ाकर या गाड़कर रखा जाता रहा। मगर सिक्के ढालने के लिए उनका उपयोग क्यों नहीं किया गया? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई संतोषजनक उत्तर उपलब्ध नहीं है। भारत में सोने और चांदी के सिक्कों की कमी तो थी, पर भूमिदान के पत्रों में सिक्कों का उल्लेख मिलता है। इस अंतर का कारण स्पष्ट नहीं है। छोटे नगरों के साथ साथ स्थानीयता या ग्रामीण आत्मनिर्भरता में वृद्धि निसंदेह इसका एक महत्वपूर्ण कारण थी। इससे स्थानीय कार्यों के लिए बड़े मूल्य वाले सिक्कों अर्थात सोने चांदी के सिक्कों का उपयोग अनावश्यक हो गया। पर हर जगह ऐसा नहीं हुआ। बंगाल में चांदी के सिक्कों का प्रयोग जारी रहा, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार का संतुलन अनुकूल था और चांदी वहीं से आती थी। चोल साम्राज्य में भी सोने के सिक्के जारी होते रहे। इस काल में देश में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ तथा वैसे लोगों की शक्ति और सत्ता में वृद्धि हुई जिनको भूमि पर श्रेष्ठतर अधिकारी प्राप्त थे। उनमें से अनेक राज्यों ने बांधों, कुओं आदि का निर्माण करके कृषि का प्रसार किया। बंगाल, सिंध और तमिल प्रदेश जैसे कुछ उदाहरणों में राजाओं ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ब्राह्मणों को राजस्व मुक्त भूमि दान देकर उन्हें अपने यहाँ बसने के लिए आमंत्रित किया। चूंकि ऐसी भूमि का बहुत बड़ा भाग अनजुता था, इसलिए आदिवासियों में जो घुमक्कड़, पशुपालक या खाद्य संग्राहक थे, उनको कृषि का व्यवसाय अपनाकर एक जगह बसने के लिए प्रेरित किया गया। कृषि के ऐसे प्रसार से स्थानीय सरदारों, सामंतों आदि की स्थिति और भी मजबूत हुई। इस विकास क्रम का आंतरिक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, यह हमें ज्ञात नहीं है। ऐसा लगता है कि स्थानीय व्यापार को सहारा देने वाले छोटे नगरों का उदय और आंतरिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं थी। विशेष रूप से उत्तर भारत में देश में लंबी दूरी के व्यापार के हिरास के कारण
संभवतः व्यापार संघों अर्थात श्रेणियों और संघों का पतन हुआ। इन संघों में अक्सर विभिन्न जातियों के लोग होते थे। उनके अपने आचरण के नियम थे जिनका पालन करना सदस्यों के लिए कानूनी तौर पर अनिवार्य होता था तथा उन्हें कर्ज लेने देने या दान पाने का अधिकार था। लंबी दूरी के व्यापार और वाणिज्य के हिरास के कारण इन संघों का पहले वाला महत्व जाता रहा। इस काल में हमें उत्तर भारत में व्यापार संघों के दान पाने के हवाले बहुत कम मिलते हैं। कालांतर में कुछ अधिक पुरानी श्रेणियां उपजातियों के रूप में उभरी। उदाहरण के लिए द्वादश श्रेणी, जो एक व्यापार संघ थी, एक वैश्य उपजाति बन गई। व्यापारी वर्ग से संरक्षण पाने वाले जैन धर्म को भी उत्तर भारत में धक्का लगा। इस काल में लिखे गए कुछ धर्मशास्त्रों में उन क्षेत्रों से बाहर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जहां मूंज घास नहीं उगती या जहां काला चिंकारा नहीं विचरता, अर्थात भारत से बाहर। खारे समुद्रों के पार जाने को अशुद्धि का कारण माना जाने लगा। इन प्रतिबंधों को गंभीरता से नहीं लिया गया क्योंकि हमें इस काल में भी भारतीय सौदागरों, दार्शनिकों, चिकित्सकों और दस्तकारों के बगदाद या पश्चिम एशिया के दूसरे मुस्लिम नगरों में जाने के वृत्तांत मिलते हैं। शायद यह प्रतिबंध केवल ब्राह्मणों के लिए रहा हो या इसका उद्देश्य पश्चिम में इस्लाम और पूर्व में बौद्ध धर्म के प्रभाव वाले क्षेत्रों में बहुत सारे भारतीयों को जाने से हतोत्साहित करना रहा हो। इसके पीछे यह डर था कि ये लोग वहां से कहीं असनातन धार्मिक विचार लेकर न लौटें जो ब्राह्मणों और शासक समूहों को उलझन में डालने वाले हों और इसलिए अस्वीकृत हों। समुद्री यात्रा संबंधी प्रतिबंध से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और चीन के साथ भारत के समुद्री व्यापार में कोई बाधा नहीं पड़ी। 6वीं सदी के बाद से ही दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच जोर शोर से व्यापार शुरू हो गया था। इस क्षेत्र के देशों के संबंध में बढ़ता भौगोलिक ज्ञान इस काल के साहित्य में प्रतिबिंबित हुआ है। इस क्षेत्र की भाषाओं, परिधानों आदि की खास विशेषताओं का वर्णन उस काल की पुस्तकों में हुआ है, जैसे हरिशेन कृत बृहत कथा कोश में। इस क्षेत्र के जादुई समुद्रों में भारतीय सौदागरों की दुस्साहसी यात्राओं की अनेक कहानियां मिलती हैं, जो सिंदबाद जहाजी की सुप्रसिद्ध कथा का आधार बन गई। भारतीय व्यापारी श्रेणियों में संगठित थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामन और नाना देसी थी और ये बहुत पहले से सक्रिय थी। ये श्रेणियां उद्यम भावना का परिचय देते हुए अनेक देशों में खुदरा और थोक व्यापार करती रही। उन्होंने मंदिरों को भी भारी भारी दान दिए जो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बन गए और ये कभी कभी व्यापार के लिए अग्रिम धन भी देते थे। अनेक भारतीय व्यापारी इन्हीं देशों में बस गए। कुछ ने तो स्थानीय स्त्रियों से विवाह भी कर लिया। व्यापारियों के पीछे पीछे पुरोहित भी पहुंचे और इस प्रकार इन क्षेत्रों में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के विचारों का प्रचार हुआ। बोरोबुदूर जावा का बौद्ध मंदिर और अंकोर वाट कंपुचिया का ब्राह्मणीय मंदिर इन क्षेत्रों में इन दोनों धर्मों के प्रसार के सूचक हैं। इस क्षेत्र के कुछ शासक परिवार अर्ध हिंदू हो गए तथा उन्होंने भारत के साथ व्यापार एवं सांस्कृतिक संबंधों का स्वागत किया। इस तरह भारतीय संस्कृति ने स्थानीय संस्कृति से मिलकर नए साहित्यिक और सांस्कृतिक रूपों का सृजन किया। कुछ प्रेक्षकों का विचार है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की भौतिक समृद्धि, सभ्यता के विकास और बड़े राज्यों के विकास के पीछे बहुत हद तक धान की सिंचित खेती की भारतीय तकनीक का प्रचार था। जावा, सुमात्रा आदि की यात्रा के लिए प्रमुख भारतीय बंदरगाह बंगाल का ताम्रलिप्ति यानी तामलुक बंदरगाह था। इस काल की अधिकांश कहानियों में व्यापारी लोग ताम्रलिप्ति से सुवर्ण द्वीप यानी आधुनिक इंडोनेशिया या कटहा यानी मलय में केडा जाते दिखाई देते हैं। जावा का 14वीं सदी का एक लेखक बड़े बड़े जहाज़ों में बड़ी संख्या में जम्बूद्वीप यानी भारत, कर्नाटक यानी दक्षिण भारत और गौड़ यानी बंगाल से आने वालों की बात करता है। गुजरात के व्यापारी भी इस व्यापार में भागीदार थे। अपनी समृद्धि के कारण
चीन हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार का मुख्य केंद्र बन चुका था। चीनी लोग भारी मात्रा में मसालों का उपयोग करते थे, जिनका आयात दक्षिण पूर्व एशिया और भारत से किया जाता था। वे हाथी दांत का भी आयात करते थे। सबसे अच्छा हाथी दांत अफ्रीका से आता था तथा पश्चिम एशिया से कांच के बर्तन मंगाए जाते थे। इसके अलावा वे जड़ी बूटियों, लाख, अगरबत्ती और दुर्लभ प्रकार की तमाम वस्तुओं का आयात करते थे। आमतौर पर अफ्रीका और पश्चिम एशिया की वस्तुएं मलाबार यानी दक्षिण भारत से आगे नहीं बढ़ती थी। न ही चीनी जहाज मलक्का यानी दक्षिण पूर्व एशिया से इधर आते थे। इस तरह भारत और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों ही चीन तथा पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मिलन केंद्र थे। फारस वालों और आगे चलकर अरबों के अलावा भारतीय व्यापारी, विशेषकर तमिल और कलिंग व्यापारी, इस व्यापार में सक्रिय भूमिका निभाते थे। अरब यात्री भी उस देश का जिक्र करते हैं जिसे वे माबर के नाम से जानते थे। अरबी में इसका अर्थ डोंगी या रास्ता है। यह दक्षिण तमिलनाडु में क्विलोन से नेल्लोर तक का क्षेत्र था, जिसे चोल मंडलम या कोरोमंडल कहा जाता था। यह वह क्षेत्र था जहां होर्मुज यानी फारस की खाड़ी या अदन यानी लाल सागर से आने वाले सारे जहाज पहुंचते थे। चीन का व्यापार काफी सीमा तक भारतीय जहाजों द्वारा होता था। मालाबार, बंगाल और बर्मा की सागौन की लकड़ी ने जहाज निर्माण की एक ठोस परंपरा की नींव डाली थी। मौसम की दशाएं भी ऐसी थी कि मध्य पूर्व से चीन तक सीधे जाना किसी जहाज के लिए संभव नहीं था। जहाज़ों को अनुकूल हवाओं के लिए बंदरगाहों पर लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। ये हवाएं मानसून से पहले पश्चिम से पूर्व और मानसून के बाद पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलती थी। इस प्रतीक्षा के लिए व्यापारी भारतीय और दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों को श्रेष्ठ मानते थे। इस काल में विदेशी व्यापार के लिए चीन का प्रमुख बंदरगाह कैंटन था। इसे अरब यात्री कानफू कहते थे। बौद्ध विद्वान भी समुद्री मार्ग से भारत से चीन जाते थे। चीनी वृत्तांत लेखक कहलाते थे कि चीनी वृत्तांत लेखक बतलाते हैं कि 10वीं सदी के अंतिम और 11वीं सदी के आरंभिक वर्षों में चीनी दरबार में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या चीन के इतिहास में सबसे अधिक थी। इससे पहले का एक चीनी वृत्तांत बतलाता है कि कैंटन नदी भारतीय, फारसी और अरबी जहाज़ों से भरी रहती थी। इसमें कहा गया है कि स्वयं कैंटन में 3 ब्राह्मणीय मंदिर थे जिनमें भारतीय ब्राह्मण रहते थे। दक्षिण चीन सागर में भारतीयों की मौजूदगी की पुष्टि जापानी दस्तावेजों से भी होती है। इनमें जापान में कपासों के प्रचलन का श्रेय 2 भारतीयों को दिया गया है जो काली धाराओं पर होकर उस देश में पहुंचे थे। भारतीय शासकों ने विशेषकर बंगाल के पाल और सेन राजाओं तथा दक्षिण भारत के पल्लव और चोल राजाओं ने चीनी सम्राटों के पास अनेक प्रतिनिधि मंडल भेजकर इस व्यापार को प्रोत्साहन देने की कोशिश की। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने चीन के साथ होने वाले व्यापार में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए मलाया और पड़ोसी देशों के खिलाफ एक नौसैनिक मुहिम भेजी थी। राजेंद्र प्रथम द्वारा चीनी भेजे गए प्रतिनिधि मंडल ने एक भारतीय जहाज में यात्रा की थी। इसके प्रमाण भी हैं कि मालाबार और गुजरात समेत पश्चिमी तट पर अनेक गोदियां थीं। इस तरह इस क्षेत्र में भारत के विदेशी व्यापार के विकास का आधार एक मजबूत जहाजरानी परंपरा थी, जिसमें जहाज निर्माण के अलावा भारतीय व्यापारियों का कौशल और उद्यमशीलता भी शामिल थे। चीन के साथ व्यापार बहुत लाभदायक था, यहाँ तक कि 13वीं सदी में चीन की सरकार ने देश से सोना चांदी के निर्यात को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जहाज़ों की जगह अरब और चीनी जहाज़ों ने ले ली जो उनसे बड़े थे और ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलते थे। कहा जाता है कि चीनी जहाज़ अनेक मंजिल ऊंचे होते थे तथा 400 सैनिक के अलावा 600 यात्री भी लेकर चलते थे। चीनी जहाज़ों की वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण मैरिनर यानी सामुद्रिक कंपस का उपयोग था। यह आविष्कार बाद में चीन से पश्चिम में गया। भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तब तक पिछड़ने लगे थे। इस तरह पश्चिमी क्षेत्रों के साथ तथा दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ता रहा। इस व्यापार में अग्रणी भूमिका दक्षिण भारत, बंगाल और गुजरात की थी। इन क्षेत्रों की सुख समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण था जनता की दशा। इस काल में वस्त्र, सोने चांदी के कामों
धातुकर्म आदि भारतीय दस्तकारियों के ऊंचे स्तर में कोई गिरावट नहीं आई। भारतीय कृषि भी फलती फूलती रही। मिट्टी की उर्वरता और भारतीय किसान की कुशलता की पुष्टि अनेक अरब यात्रियों ने की है। इस काल की सभी साहित्यिक रचनाएं बतलाती हैं कि मंत्री, अधिकारी और सामंत शान शौकत के साथ रहते थे और दिखावा पसंद थे। वे सुंदर मकान बनवाने में जो कभी कभी 5 मंजिल ऊंचे होते थे, राजाओं की नकल करते थे। वे आयातित ऊनी कपड़ों, चीनी रेशम जैसे कीमती विदेशी वस्त्रों तथा शरीर को सजाने के लिए सोने चांदी के कीमती जेवरों का उपयोग करते थे। उनके घरों में स्त्रियों की बड़ी संख्या होती थी और उनकी देखभाल के लिए सेवकों और सेविकाओं की भरमार होती थी। कभी वे बाहर जाते तो सेवकों की एक बड़ी संख्या उनके साथ चलती थी। वे महासामंताधिपति जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण करते हैं तथा उनके अपने विशिष्टता सूचक प्रतीक होते थे, जैसे ध्वज, सुसज्जित छत्र और मक्खियां भगाने के लिए चंवर। बड़े व्यापारी भी राजा के तौर तरीकों की नकल करते थे और उनका जीवन कभी कभी राजसी ही होता था। चालुक्य साम्राज्य के एक करोड़पति कोटीश्वर के बारे में मालूम होता है कि उसके मकान पर बड़े बड़े ध्वज लहराते थे जिनसे जुड़ी घंटियां बजती रहती थी और उसके पास बड़ी तादाद में हाथी घोड़े थे। मुख्य इमारत तक जाने के लिए इस फटिक की सीढ़ियां थी तथा इस फटिक के फर्श और दीवारों वाला एक मंदिर था जिसकी दीवारें धार्मिक चित्रों से सुसज्जित थी तथा अंदर इस फटिक की एक मूर्ति थी। कहते हैं कि गुजरात के मंत्री वस्तुपाल और तेजपाल इस काल के सबसे धनी व्यापारी थे। तो भी इन बातों से हम यह नहीं मान सकते कि चारों ओर सुख समृद्धि थी। खाने पीने की वस्तुएं तो सस्ती थी, पर नगरों में फिर भी बहुत से निर्धन व्यक्ति थे जो भरपेट भोजन नहीं पाते थे। कश्मीर में 12वीं सदी में लिखी गई राज तरंगिणी का लेखक कहता है कि दरबारी जहां तला हुआ मांस खाते थे तथा फूलों से सुगंधित ठंडी शराब पीते थे, वहीं साधारण जनता को चावल और उत्पल शाक यानी खट्टे स्वाद वाली एक जंगली वनस्पति पर संतोष करना पड़ता था। निर्धन स्त्री पुरुषों के कठोर जीवन की अनेक कहानियां मिलती हैं। इनमें से कुछ ने तो विवश होकर डाकू और बटमार का जीवन अपना लिया था, लेकिन ज्यादातर लोग गांव में रहते थे जिनके जीवन के बारे में हमें साहित्य रचनाओं, भूमिदान पत्रों, अभिलेखों आदि से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। धर्मशास्त्रों के टीकाकार बतलाते हैं कि किसानों से मालगुजारी के रूप में पहले की ही तरह उपज का 6वां भाग मांगा जाता था, मगर कुछ भूमिदान पत्रों से इसके अतिरिक्त कई अन्य शुल्कों का भी पता चलता है, जैसे चराई कर, तालाब कर आदि। किसानों को ये मालगुजारी के अलावा देने पड़ते थे। साथ ही कुछ भूमिदान पत्रों में दान पाने वालों को किसानों से निर्धारित या अनिर्धारित, सही या गलत कर लगाने का अधिकार दिया गया है। किसानों को बेगार या निविष्टि भी देनी पड़ती थी। मध्य भारत और उड़ीसा जैसे कुछ क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कुछ गांव दान पाने वाले ब्राह्मणों और अन्य व्यक्तियों को दस्तकारों, चरवाहों और किसानों समेत दे दिए गए थे, जो मध्यकालीन यूरोप के सर्फों की तरह जमीन से बंधे होते थे। हमें साहित्यिक कृतियों से पता चलता है कि कुछ सरदार जब भी अवसर पाते पैसा वसूल किया करते थे। एक राजपूत सरदार के बारे में कहा गया है कि वह गोरैयों, मुर्दा चिड़ियों, सुअर की लेड और मुर्दों के कफन से भी पैसा बनाया करता था। एक अन्य लेखक ऐसे गांव के बारे में बतलाता है जो एक सामंत की कारगुजरियों के कारण उजड़ गया था। फिर इसमें बार बार पड़ने वाले अकालों और होते रहने वाले युद्धों को भी जोड़ दें तो आम लोगों के व्यथित जीवन की तस्वीर पूरी हो जाती है। युद्धों में जलाशयों का विनाश, गांव का जलाया जाना, ताकत के बल पर मवेशियों या अन्न भंडारों में जमा अन्न का हथियाया जाना और नगरों का विध्वंस आम बातें थी। इतनी आम कि इस काल के लेखकों ने इन कामों को वैध माना है। इस तरह सामंती अथवा फ्यूडल कहे जाने वाले समाज के विकास ने साधारण जनता पर बहुत सारा बोझ लाद दिया है। समाज की प्रकृति। इस काल में भारतीय समाज में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इनमें से एक था उस वर्ग के लोगों की शक्ति की वृद्धि जिनको समकालीन लेखकों ने सामंत, राणक, राउत यानी राजपूत आदि विभिन्न नामों से बुलाया है। उनके मूल बहुत भिन्न भिन्न थे। कुछ तो सरकारी अधिकारी थे जिनको नकद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि राजस्वदायी गांवों के रूप में भुगतान किया जाता था।
कुछ पराजित राजा और उनके समर्थक थे जो सीमित क्षेत्रों के राजस्व का उपभोग करते थे। इनके अलावा स्थानीय पुश्तैनी सरदार या दुस्साहसी सैनिक थे जिन्होंने सशस्त्र समर्थकों की सहायता से अपने प्रभाव क्षेत्र बना लिए थे। कुछ कबीलों या कुलों के मुखिया भी थे जिनकी अच्छी खासी हैसियत थी। इस तरह इस वर्ग के लोगों में एक सोपान पाया जाता था, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उनकी वास्तविक स्थिति बदलती रहती थी। उनमें से कुछ तो गांव के सरदार होते थे, कुछ का अनेक गांवों पर और कुछ का तो पूरे क्षेत्रों पर वर्चस्व होता था। वे बराबर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे तथा अपने अधिकार क्षेत्रों और विशेषाधिकारों को बढ़ाने का प्रयास करते थे। एक राजा अपने अधिकारियों और समर्थकों को जो राजस्वदायी भूमि, जिसे भोग कहते थे, देता था, वह सिद्धांततः अस्थायी होती थी और राजा जब चाहे उसे वापस ले सकता था। पर व्यवहार में कभी कभार ही ऐसा होता था, सीधे सीधे बगावत या निष्ठाभंग होने पर। प्रचलित विचारों के अनुसार एक पराजित राजा को भी उसकी भूमि से वंचित करना पाप था। फलस्वरूप इस काल में रजवाड़ों में ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र थे जिन पर पराजित और अधीन राजाओं का वर्चस्व था, जो बराबर अपनी स्वतंत्रता को बहाल करने की ताक में रहते थे। इन राजाओं के क्षेत्र में भी विभिन्न अधिकारी अपने गांव को पुश्तैनी जागीरें समझते थे। आगे चलकर विभिन्न सरकारी पदों तक पुश्तैनी माना जाने लगा। पहले एक अध्याय में हम देख चुके हैं कि बंगाल में किस तरह अधिकांश पदों को कुछ परिवारों को एकाधिकार माना जाने लगा। धीरे धीरे पुश्तैनी सरदार शासन के अनेक कार्यों को अपने हाथों में लेने लगे। वे मालगुजारी का आकलन और संग्रह ही नहीं करते थे, बल्कि अधिक अधिक प्रशासनिक शक्तियां भी हथियाते जा रहे थे, जैसे अपनी ओर से दंड देने या जुर्माना वसूल करने का अधिकार, जिनको पहले आमतौर पर राजा का विशेषाधिकार माना जाता था। उन्होंने राजा से अनुमति लिए बिना ही अपने अनुयायियों को अपनी भूमि में से भूमिदान देने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस तरह ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी जो स्वयं भूमि के जोते बोए बिना उससे रोजी पाते थे। इस प्रकार के समाज को इतिहासकारों ने फ्यूडल यानी सामंती कहा है। हालांकि यूरोपीय फ्यूडलिज्म की वेसेलेज, सर्फडम और मेनर जैसी विशेषताएं भारत में नहीं थी। ये इतिहासकार एक साझी विशेषता पर जोर देते हैं कि समाज पर ऐसे लोगों का एक वर्ग हावी था जिनकी आय किसानों के पैदा किए हुए जायद यानी सरप्लस पर आधारित थी, जो स्वयं जमीन पर काम नहीं करते थे। फिर प्रमुख उत्पादक अर्थात किसान की स्थिति भी निर्भरता वाली थी। बहुत से अन्य इतिहासकार इस प्रकार के समाज को मध्यकालीन समाज कहना बेहतर मानते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, वे यह मानते हैं कि फ्यूडलिज्म यानी मध्यकालीन यूरोपीय समाज की खास विशेषता थी। इस विवाद में और उलझे बिना हम बस यह कहेंगे कि 8वीं सदी के बाद भारत में एक नए प्रकार का समाज पैदा हुआ जिसमें स्थानीयता और उपक्षेत्रीयता पर जोर था। इस काल और इसके बाद के काल के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास क्रमों को समझने के लिए यह बात जान लेना महत्वपूर्ण है।